समाजीकरण की प्रक्रिया के ये दूसरे भाग में आज हम शेष जो सोपान हैं, शेष जो स्तर हैं समाजीकरण की प्रक्रिया के, उन पर चर्चा करेंगे। इसके पहले वाले भाग में हमने मौखिक अवस्था और सोच अवस्था की बात कही थी, और आज हम तीसरे चरण इडिपल या तादात्म्यकरण अवस्था की बात करेंगे। तो इडिपल या तादात्म्यकरण अवस्था, यह अवस्था एक वह अवस्था है जो लगभग हम कहें कि 4 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है, और ये अवस्था एक बच्चे के लिए 12-13 वर्ष की आयु तक चलती है। तो 4 वर्ष से लेके और 12-13 वर्ष तक का जो समय है या ये जो अवस्था है, उसे समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान इडिपल या तादात्म्यकरण के नाम से जाना जाता है। इस अवस्था में क्या है, बच्चा एक अपने पूरे परिवार का सदस्य हो जाता है। इस अवस्था में बच्चा लड़के और लड़की के यौनिक भेद और शारीरिक भिन्नताओं को वह जान लेता है, वह देख सकता है या देखता है। परंतु इसके साथ साथ हम ये भी कहेंगे कि उन बच्चों में उनके यौन संबंधी प्रकारों का उसे अभी भी ज्ञान नहीं होता। उसके लिए न तो माँ कोई स्त्री है और न पिता कोई पुरुष, लेकिन धीरे धीरे उसमें ये यौन भावना अव्यक्त रूप से विकसित होने लगती है। इस अवस्था में आते आते यहाँ बालक से ये अपेक्षा की जाती है कि वह अपने लिंग के अनुसार अपने को ढाले। लड़कों को उस व्यवहार के लिए यहाँ पुरस्कृत किया जाता है, उनको इनाम दिया जाता है, उनकी प्रशंसा की जाती है जो लड़कों के लिए उचित होती है, और लड़कियों को यहाँ लड़कियों की तरह व्यवहार करने पर पुरस्कृत किया जाता है, उनकी प्रशंसा की जाती है। तो इस अवस्था में लड़कों को दिए जाने वाले जो हम ये देखते हैं कि खिलौने हैं, और लड़कियों को जो दिए जाने वाले खिलौने हैं या उनको खेलने वाले जो खिलौने हैं, उनमें भिन्नता होती है। लड़कों को जहाँ तक ला के खिलौने देंगे तो बंदूक ला के दे देंगे, और वहीं लड़कियों का जहाँ तक बात करेंगे तो लड़कियों के जो खिलौने ला के देंगे यानी गुड़ियों को ला के देंगे, एक उसे संबंधित यानी कह सकते हैं कि लिंग के आधार पर यहाँ उनके खिलौनों में भी भिन्नता देखने को मिलती है। इससे क्या होता है, इस अवस्था में बच्चा लिंग भेद सीखता है, वो लिंग भेद के बारे में जानना प्रारंभ करता है, और जहाँ तक है इस अवस्था के अंतिम अवस्था में आते आते वह लिंग के बारे में पूर्णतः जागरूक भी हो जाता है। यहाँ विपरीत लिंग के प्रति उसकी रुचि भी बढ़ने लगती है। बच्चे में यौन कल्पना को स्पष्ट करने में कुछ जैसे कि सांस्कृतिक तत्वों का भी जो योगदान होता है, जैसे लड़के और लड़की को भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्र पहनाए जाते हैं। तो इस आयु में बालक में एक यौन भावना का विकास इस सीमा तक हो जाता है कि वे अपने माता पिता तक से भी वो ईर्ष्या करने लग जाते हैं। जहाँ तक इस अवस्था में हम देखते हैं तो एक बालक का माँ व पिता के प्रति प्रेम अचेतन रूप से उन्हें इडिपस कॉम्प्लेक्स, या हम ये कह सकते हैं पुत्र का माँ के प्रति प्यार, और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, या कह सकते हैं पुत्री को पिता के प्रति प्यार की ओर उन्मुक्त कर देता है। तो ये अवस्था में जैसा कि हम जानते भी हैं, देखते भी हैं, हमारे सामने भी समाज में ऐसे कुछ उदाहरण आते हैं कि एक जो लड़का होगा वो अपनी माँ से अधिक प्रेम करता है, और एक लड़की जो होगी वो अपने पिता से अधिक प्रेम करती है, वो पिता से अधिक नज़दीक रहती है, पिता से अधिक वो कह सकते हैं एक उसका एक जो अटैचमेंट जो होता है वो पिता से ज़्यादा होता है। वही लड़के का जो अटैचमेंट है वो
मार्क्स से ज़्यादा होता है। तो यहाँ जो इस अवस्था का जो नाम जो दिया है तादात्म्यकरण इडपल या तादात्म्यकरण, तो यहाँ हम देखें तो तादात्म्यकरण की जो स्थापना है वो दो रूप में यहाँ पर होती है। एक यहाँ एक बच्चा सामाजिक भूमिका से तादात्म्यकरण करता है और दूसरा सामाजिक समूह से तादात्म्यकरण करता है। सामाजिक भूमिका से तादात्म्यकरण करने के लिए वह अपनी भूमिका को आंतरिकृत करता है, अपने आत्म का विकास करता है, अपने स्व का विकास करता है, वह उससे संबंधित योग्यता को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, प्रयास करता है। यहां हम एक उदाहरण लें तो यहाँ बालक पिता, भाई, संबंधियों तथा परिवार के अन्य सदस्यों की आशाओं के अनुरूप भूमिका निभाना सीखता है। समूह से तादात्म्यकरण करने के लिए वह परिवार, अपने लिंग के साथियों, स्कूल के साथियों व मित्रों के अनुरूप कार्य करता है। तो यहाँ जॉनसन ने भी यहाँ तादात्म्यकरण की जो बात कही तो वे कहते हैं कि इसके अनुसार बालक अपने समाजीकरण के तीसरे सोपान में 3 प्रकार के तादात्म्य स्थापित करता है। प्रथम, वह अपने पिता, माता पिता और भाइयों के साथ तादात्म्य स्थापित करता है। द्वितीय, वह अपने भाई बहनों के साथ तादात्म्य स्थापित करता है। और तीसरे में वह पूरे परिवार के साथ एक सदस्य के रूप में तादात्म्य स्थापित करता है। तो इस प्रकार इस अवस्था में बच्चे में एक कहें कि विभेदीकरण की प्रवृत्ति का विकास होता है। यहाँ आते आते वो यह समझने लगता है कि पिता का स्थान मां से भिन्न है। इसीलिए इस अवस्था को एक तादात्म्यकरण या इडिपल या तादात्म्यकरण अवस्था के नाम से जाना जाता है। अगली अवस्था देखेंगे तो नंबर 4, किशोरावस्था। और किशोरावस्था जो हम कहें कि प्राय यौवनावरंभ के समय से जो शुरू होती है, जो एक ऐसी अवस्था है जिसमें युवा बालक अथवा बालिका अपने माता पिता के नियंत्रण से कहें कि वो अधिकाधिक स्वतंत्र होना चाहती है, वो स्वतंत्र रहने चाहते हैं। विशेष रूप से यौन संबंधी गतिविधियों में इस अवस्था में बालक के शरीर में कुछ स्पष्ट शारीरिक परिवर्तन भी हमें देखने को मिलते हैं। और यदि यौन कर्म की पूरी छूट दी जाए तो कोई समस्या खड़ी नहीं होगी, किंतु ऐसी छूट नहीं दी जाती। इसलिए इन शारीरिक परिवर्तनों के कारण किशोरों के मन में एक तरफ स्वतंत्रता की कामना तीव्र होती जाती है और दूसरी तरफ वो स्वतंत्रता से भयभीत होने लगता है। यह अवस्था एक ऐसी अवस्था भी है जो किशोरों में भारी तनाव पैदा करती है, क्योंकि यह भावी वयस्क को प्राय स्वयं की कई आवश्यक निर्णय लेने, यहाँ पर स्वयं उसको कई आवश्यक निर्णय लेने होते हैं। जैसे जीवन साथी का चुनाव है, अपने व्यवसाय का चुनाव है, ये कुछ आदि इस प्रकार के निर्णय हैं जो उसे स्वयं ही लेने होते हैं। तो उसके सामने एक दुविधा अवश्य आती है, एक धर्म संकट अवश्य उसके सामने पैदा हो जाता है, क्योंकि उसके बाद उसे एक नई स्थिति के अनुसार नए कार्य करने होते हैं। उसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि वो निर्णय करते समय पारिवारिक परंपराओं और अपने सांस्कृतिक मूल्यों का भी ध्यान रखे। जहाँ तक किशोर पर लगाए गए इस प्रकार के नियंत्रण उसके मने भावों के प्रतिकूल भी होते हैं। यहाँ बच्चों को तनाव का या तनाव, हम कहें कि तनावों का भी शिकार होना पड़ता है। किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था जहाँ
बच्चा परिवार के अतिरिक्त पड़ोस, विद्यालय, खेल के साथियों और नव आगंतुकों के संपर्क में भी आता है, नए नए लोगों के संपर्क में आता है, नए नए मित्रों के संपर्क में आता है, और वह इन सभी के विचारों एवं व्यवहारों से उसे वहाँ एक हम कह सकें कि समायोजन भी करना होता है। वो अपनी संस्कृति के अनेक निषेधों एवं यौन संबंधी निषेधों का यहाँ पालन करना सीखता है। इस अवस्था में उसे अनेक नई परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ता है और उसे कई नए नए अनुभव भी इस अवस्था में उसको प्राप्त होते हैं। जहाँ तक हम देखते हैं तो कई समाज में तो किशोरों को आर्थिक क्रियाओं में भी भाग लेना होता है। तो अपने आर्थिक जीवन में सफलता बहुत कुछ यानी उसके समाजीकरण पर ही निर्भर करती है। इस अवस्था में उसमें पराम अर्थात नैतिकता की भावना भी पैदा होती है। इस प्रकार इस अवस्था में सांस्कृतिक मूल्यों एवं व्यक्तिगत अनुभवों के द्वारा किशोर में हम कहें कि आत्मनियंत्रण की क्षमता पैदा होती है। तो ये हम कह सकते हैं कि एक अवस्था इस प्रकार की अवस्था है जो एक तनावपूर्ण स्थिति है, तनावपूर्ण अवस्था है, जहाँ एक किशोर के सामने कई ऐसे निर्णय होते हैं, कई ऐसे डिसीजन उसको लेने पड़ते हैं जिनके आधार पर ही उनका आगे का जीवन निर्भर करता है। अंत में यहाँ हम देखेंगे तो इसके अलावा कुछ अन्य सोपान भी दे रखे हैं, अन्य स्तर भी दे रखे हैं समाजीकरण के, जिसमें युवावस्था है, प्रौढ़ावस्था है, वृद्धावस्था है। युवावस्था की हम इसमें बात करें तो युवावस्था में व्यक्ति को जैसे जैसे अनेक नए पद प्राप्त होते हैं और उनसे संबंधित भूमिकाओं का उन्हें निर्वाह करना होता है, तो यहाँ भी एक उसके सामने एक चुनौती सामने खड़ी होती है। उसे एक यहाँ पति की भूमिका निभाना है, पिता की भूमिका निभाना है, दामाद की भूमिका निभाना है, किसी अधिकारी की भूमिका निभाना है, किसी व्यापारी की भूमिका निभाना है। यानी एक युवावस्था में उसको जितनी भी परिस्थितियाँ प्राप्त होती हैं, उन परिस्थितियों की भूमिकाओं के अनुरूप उसको निर्वाह करना भी होता है, उनके अनुरूप उसको व्यवहार करना होता है। इस अवस्था में वह परिवार तथा बाहरी जगत में कई महत्वपूर्ण दायित्वों को भी निभाता है और इसके दौरान ही उसे कभी कभी भूमिका संघर्ष की स्थिति का भी यहाँ पर सामना करना पड़ता है। वहीं प्रौढ़ावस्था की हम बात करें तो इस अवस्था में व्यक्ति पर कई सामाजिक दायित्व बढ़ जाते हैं। उस पर अपने बच्चों की शिक्षा, दीक्षा, विवाह आदि का, जैसा कि हम जानते हैं, एक भार आ जाता है। उसे माँ बाप के रूप में, एक ऑफिस में एक अधिकारी या सेवक के रूप में नए उत्तरदायित्व संभालने होते हैं। तो यहाँ भी उसको जैसी जैसी इसकी भूमिकाएं, परिस्थितियाँ उसको मिलती हैं, उन परिस्थितियों के अनुरूप भूमिका को निर्वाह करने की भी उसको काफ़ी कुछ सीख मिलती रहती है। तो समाजीकरण की प्रक्रिया की जहाँ तक बात है, हम कहें कि वो कभी बंद हो जाती है, ऐसा वो नहीं होता, ये आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। वहीं वृद्धावस्था की बात करें तो वृद्धावस्था में व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक दृष्टि से जैसा कि हम जानते हैं कि कई परिवर्तन आ जाते हैं। वह दादा, परदादा, ससुर, नाना आदि के रूप में कई नई परिस्थितियां पद ग्रहण कर लेता है और उसके अनुरूप भूमिका भी उसको निभाता है। तो वहाँ उसको जैसी जैसी नई पद मिलते हैं, उनसे के अनुरूप वह नई नई भूमिकाओं को निभाना सीखता है। यदि वह कहीं नौकरी कर रहा है तो सेवानिवृत्त हो जाता है, तो सेवानिवृत्त के बाद में भी उसको नए नए अनुभव प्राप्त होते हैं। वह आर्थिक रूप से कमाने योग्य नहीं रह जाता, उसे पराश्रित होना पड़ता है। तो ये भी एक उसका नया अनुभव है। यहाँ भी एक वो नई सीख लेता है। यहाँ अनेक इच्छाओं का दमन करना वह सीखता है। नई परिस्थितियों से अनुकूलन न कर पाने की अवस्था में उसे कई तनावों को भी सहन करना पड़ता है। पुत्र पौत्रों में स्वयं के विचारों में जहाँ पीढ़ीगत हम देखते हैं कि जो विचारों में जो अंतर आते हैं, भेद आते हैं, उनके कारण कई बार उसे लगता है कि उसे अनुभवों की जो अवहेलना की जा रही है, तब एक उसको
कुंठा उसके दिमाग में पैदा होती है, तो ये भी एक उसका एक अनुभव है। तो कहने का तात्पर्य है कि समाजीकरण की जो प्रक्रिया है बच्चे के जन्म से प्रारंभ हो जाती है, और बच्चे के जन्म से प्रारंभ होकर उसकी वृद्धावस्था और वृद्धावस्था से मृत्यु तक यानी समाजीकरण की प्रक्रिया चलती रहती है। तो वो ये समाजीकरण की प्रक्रिया के हमने कुछ सोपानों पर विचार किए। आज इस वीडियो में हम यहीं आगे